वाराणसी में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 के तहत Y20 सम्मेलन का शुभारंभ किया। 17 से 20 अगस्त तक होने वाले 4 दिवसीय आयोजन का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने उद्घाटन किया। वहीं G20 देशों के युवाओं के पहले सत्र को सीएम और केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। दरअसल 4 दिवसीय सत्रों में डेलीगेट्स को काशी की संस्कृति और इतिहास से जोड़ा जा रहा है। वहीं G20 सम्मेलन सत्र के तीसरे चरण में 20 देशों के 570 मेहमान शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले Y20 सम्मेलन का आगाज गुरुवार से हो गया था। इस बीच सीएम योगी ने डेलीगेट्स को काशी की सभ्यता, संस्कृति और खानपान से रूबरू भी करवाया। श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया, उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। देखिए, घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो, तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतज़ार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने काशी के कोतवाल, काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने वरुणा क्षेत्र में जल आपूर्ति परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान महापौर अशोक तिवारी और जल संस्थान के अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस अवसर पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने अपना घर आश्रम पहुंचकर निराश्रितों से मुलाकात भी की। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित संवासिनी गृह का निरीक्षण करने पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुई, जहां मंत्री ने कहा कि कहीं न कहीं संस्कारों में कमी है, इसी वजह से यहां मीडिया इकट्ठा है। उन्होंने कहा कि संवासिनी गृह की दीवार छोटी है, जिसके कारण लड़कियां कूद कर भाग गई। ऐसे में मंत्री ने खुद स्वीकार किया व्यवस्थाओं में कमी है, जिस कारण संवादिनी गृह की आधी दीवार टूटी पड़ी है। साथ ही मंत्री ने आश्वासन दिया कि पुलिस भागी हुई लड़कियों की तलाश में जुटी है, जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा। यहाँ हम लोग बच्चों की सुविधा और असुविधा देखने के लिए आए थे और बच्चों से काउंसलिंग भी की, बातचीत भी की। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में जो एक संस्कारों की कमी है, जिसके कारण आज यहाँ इतनी बेटियाँ इकट्ठा है, पूरा समझाने का प्रयास किया गया। और कमी में तो बस ये दीवार नीची थी, लेकिन हमने उनको समझाया कि आप कुछ सीखें और हुनर के साथ डीएम से भी बात हुई है, कुछ कमरे और बन जाएंगे
साथ ही में बच्चों के लिए कौशल विकास के लिए सुविधाएं भी हम लोग और मुहैया करा देंगे, जिससे बच्चे इंगेज रहें और यहाँ छोड़ के जाने की दिक्कत ना हो। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, रहन सहन की कोई दिक्कत नहीं है। दीवार नीची होने के कारण और संस्कारों की कमी के कारण ये लड़कियाँ फिर भाग गई हैं। पूरी कोशिश की गई जा रही है कि अब इनको अच्छे और संस्कार दिए हैं यहाँ पर, जो इनको नहीं मिल पाए थे, इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है सारी इनको बच्चों को बताया है कि अब आपको भागने की जरूरत नहीं, जब आपकी समय आवे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे में जुटी है। वज्र स्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर के सर्वे में जुटी एसआई की टीम भी 15वें दिन परिसर में दाखिल हुई। अब तक 14 दिनों में लगभग 85 घंटे सर्वे किया जा चुका है। इन महत्वपूर्ण दिनों में एएसआई के हाथ कई अहम साक्ष्य लगे हैं, जिनकी साइंटिफिक जांच जारी है। वहीं दीवारों और गुंबद में मिली कलाकृतियों और कारीगरी से उनके काल और समय का पता लगाया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच जारी है। मुख्य गेट पर केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री और एनएसजी और एटीएस समेत कमिश्नरेट पुलिस की टीमों की तैनाती है। अंदर भी स्पेशल सुरक्षाकर्मी तैनात है, जिसके बीच एएसआई परिसर में ऐतिहासिक संभावनाएं तलाशने की उतरी है। ज्ञानवापी में 15वें दिन 38 सदस्यीय टीम ने अब तक संपूर्ण परिसर को अपनी निगरानी में लेकर योजनाबद्ध तरीके से सर्वे जारी रखा है। एएसआई की टीम अंदर 4 भागों में बंटकर काम कर रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंडन पुल चौकी क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव बोरे में जीटी रोड पर फेंकने का मामला सामने आया है। राहगीरों ने स्कूटी पर बोरा रखा देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अर्थला के दीक्षित पाल के रूप में की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना साहिबाबाद पुलिस को सूचना मिली कि हिंडन पुल चौकी से के पास में एक स्कूटी में एक बोरे में 100 के होने की संभावना है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो स्कूटी में एक बोरे में लिपटा हुआ 100 बरामद हुआ, जिसकी पहचान दीक्षित पाल सनाफ राजकुमार पाल के रूप में की गई है, जो कि अंबेडकर कॉलोनी अर्थला का निवासी बताया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उक्त व्यक्ति की हत्या के संबंध में तहरीर प्राप्त कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पाल की हत्याकांड के पीछे कौन है हत्यारा, क्यों की गई हत्या, क्या वजह थी हत्या करने की, आखिरकार दीक्षित पाल के कौन है दुश्मन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवन टीवी। मैं हूं आपके साथ रवि चौहान। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत आज एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद में युवक की हत्या कर सबको एक बोरे के अंदर बंद कर एक स्कूटी के ऊपर रखकर हत्यारे जो है फरार हो गए हैं। हत्या कर युवक का सब जो है जीटी रोड किनारे स्कूटी पर रखकर बेहद ही शातिर अंदाज से हत्यारा फरार हो गया है, जो कि जीटी रोड पर इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। अब घटना की गुत्थी के लिए लगातार पुलिस जो है गुत्थी सुलझाने में लगी है, जांच कर रही है। लगातार गाजियाबाद के सभी अधिकारी इस बड़ी खबर को लेकर बेहद चिंतित हैं कि हत्या आखिरकार किसने की और क्यों की गई है। हालांकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि दीक्षित जो है वो दोपहर में खाना खाने आते थे घर पर, लेकिन आज वो खाना खाने नहीं आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि दीक्षित की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। परिवार ने ऐसा बताया है कि दीक्षित बेहद करीब थे और बताया गया है कि 24 से 25 साल इनकी उम्र थी, जिसके बाद में इनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि लगातार वो दोपहर में खाना खाने के लिए अपने घर आते थे, लेकिन आज वो नहीं आए हैं। इसको लेकर लगातार काफ़ी चर्चा जो है वो घर में बनी रही, जिसके बाद में काफ़ी देर तक उनका इंतजार किया गया परिवार ने, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। जिसके बाद में राहगीरों ने जीटी रोड पर एक स्कूटी को देखा, जिसके अंदर एक शव रखा हुआ था, जो कि बोरे के अंदर पूरी तरह से पैक था, जिसका पैर जो है सबका बाहर निकला हुआ था। इसी घटना को देखते हुए राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शिनाख्त में पाया कि दीक्षित पाल जो है अर्थला निवासी हैं और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अब पुलिस लगातार जो है अब जांच कर रही है। ऐसे में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इंचार्ज बेहद सख्त है। ऐसी खबर के लिए लगातार जो है अपनी चर्चाओं में बने रहे हैं।
कई मर्डर उनके कार्यकाल में हुए और लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर सभी मर्डर को खुलासा कर दिया गया है। गाजियाबाद से रवि चौहान, एवन टीवी। यूपी के सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के निर्देश पर एसओजी और तालगांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने आरोपी से अवैध हथियार बरामद किए। बता दें कि आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी और हत्या के प्रयास जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना तालगांव के अंतर्गत सलेमपुर गांव के पास में ये नहर के पास की जो पटरी है, इसमें आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर लगातार जो चोरी और नकबजनी घटनाएं हो रही थी उसको लेकर चेकिंग लगाई गई थी। एक अपराधी इसको जब यहाँ पर देखा गया तो इसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में इसको CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। ये अपराधी का नाम तोताराम पासी है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से डिक्लेयर्ड था। इस अपराधी के विरुद्ध अब तक कुल 17 FIR लिखाई जा चुकी हैं और ये नकबजनी के केसेस में वांटेड चल रहा था। बाढ़ के बाद मची तबाही से अभी लोग उबरे भी नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में भी नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ सरयू नदी अपने उफान पर है और बस्ती जनपद में यह नदी खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस वजह से तटबंध के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है। इस बीच डीएम प्रियंका निरंजन ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और पानी में घुसकर जलमग्न गांव में रह रहे ग्रामीणों से बात की। बता दें कि सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव दुबोलिया ब्लॉक के लगभग आधा दर्जन गांव में देखने को मिल रहा है। इस गांव के ग्रामीणों की हजारों बीघा खेती सरयू नदी की धारा में विलीन हो चुकी है। रात में फिर हमारे द्वारा यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर दुबोलिया और पुलिस फोर्स और ग्राम प्रधान के सहयोग से यहाँ पर रात में ग्रामीणों को हम लोगों ने अलर्ट किया है और पानी के जल स्तर रात में बढ़ रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा पानी स्थिर हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगर पानी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर हम लोग को ग्रामीणों को केवल अलर्ट करने से ही काम चल रहा है, अभी निकालने की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर पानी इसके बाद फिर बढ़ेगा तो हम लोग इनको जो है बंधे पर रिसेटल करेंगे और फिर उसके बाद आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। बस्ती बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में है और यहाँ सरयू नदी के जलस्तर में जो उतार चढ़ाव है मानसून के सीजन में हमेशा रहता है, तो इसी को लेकर अभी जो जल स्तर में वृद्धि हुई थी। 3 हमारे राजस्व गाँव प्रभावित हुए हैं। इसमें 2 गाँव विशुनदासपुर और सुभिखा बाबू के क्रमशः 90 और 50 घर प्रभावित हुए हैं। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी के मीरपुर हिंदू गांव के बाहर बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। ड्राइवर की बस को बैंक करने के दौरान यह हादसा हुआ। बस में 20 से अधिक बच्चे सवार थे। 6 बच्चों को चोटें आई। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना ट्रोनिका सिटी के अंतर्गत आज डायल 112 पे सुबह सूचना मिली कि सुभानपुर बागपत में DPWS नाम का एक स्कूल है, जिसका एक बस मीरपुर हिंदू की तरफ से बच्चों को लेकर के स्कूल वापस जा रही थी। बस का एक पहिया अचानक गड्ढे में आ जाने के कारण बस पलट गई, जिसमें 5 बच्चे, ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल हो गए थे। परिजनों द्वारा तुरंत उनको अपने साथ ले जाया गया प्राथमिक उपचार। जनपद बरेली के ग्राम अंधरपुरा और शंकरपुर के लोगों सरकारी स्कूल के टीचरों ने बिजली घर में धरना दिया। टीचरों और ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल से खंबे के झूलते तार खतरा बने हुए हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग लापरवाही कर रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर लोड अधिक होने से 3 महीने से गांव में लाइट बंद पड़ी है। A1 उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए A1 TV।